Today I am going to discuss about the cell cycle regulation by the cyclin and CDK complexes. Now the cyclin and CDK, both of them are proteins. First of all cyclin. Cyclin is a regulatory protein. Means जो cyclin है ये CDK की activity को control करता है. It is a regulatory protein. उसके बाद CDK, it is cyclin dependent kinase. और जो cyclin dependent kinase है ये एक catalytic protein है. मीन्स जो भी एक्टिविटी है ड्यूरिंग द सेल साइकिल ये सीडीके परफॉर्म करता है, लेकिन सीडीके की एक्टिविटी को मीन्स इसकी एक्टिवेशन और इनएक्टिवेशन को रेगुलेट करता है साइक्लिन. उसके बाद साइक्लिन देयर अमाउंट चेंज ड्यूरिंग द डिफरेंट फेजेस ऑफ सेल साइकिल. मीन्स जो साइक्लिन्स हैं इनका अमाउंट जो है ये डिफरेंट फेजेस में चेंज होता रहता है. किसी फेज में जो साइक्लिन का अमाउंट है ये ज्यादा होता है और किसी में कम होता है. सो दैट्स व्हाई इसको साइक्लिन बोला जाता है. उसके बाद देयर अमाउंट रिमेन सेम. अब जो सीडीके हैं इनका अमाउंट थ्रू आउट द सेल साइकिल सेम ही रहता है. वो इसलिए क्योंकि इनकी जो एक्टिविटी है इसको रेगुलेट करते हैं साइक्लिन. तो जो सीडीके हैं इनका अमाउंट सेम ही रहेगा, लेकिन जब यहाँ पे साइक्लिन प्रेजेंट होगा तो जो सीडीके है ये एक्टिव फॉर्म में होगा, और जब जो साइक्लिन है इसका अमाउंट चेंज होता रहता है. तो जब साइक्लिन जो है वो नहीं प्रेजेंट होगा सेल साइकिल में तो जो सीडीके है ये इनएक्टिव फॉर्म में चला जाएगा. सो दैट्स व्हाई जो सीडीके है इसका अमाउंट सेम रहता है, बट जो साइक्लिन है इसका अमाउंट जो है ये इंक्रीज डिक्रीज होता है. और ये अमाउंट इंक्रीज डिक्रीज होता है सीडीके को रेगुलेट करने के लिए, इसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए. उसके बाद जो साइक्लिन्स हैं इनकी डिफरेंट क्लासेस होती हैं. दे आर द G1 साइक्लिन्स, G1S साइक्लिन्स, S phase cyclins and M phase cyclins. Now CDK is a protein kinase. It is basically the serine threonine kinase. Now जो kinase proteins हैं ये फॉस्फोराइलेशन करते हैं. मींस ये दूसरे प्रोटीन्स की फॉस्फोराइलेशन करते हैं, और जब ये दूसरे प्रोटीन्स को फॉस्फोराइलेट करते हैं तो उनको ये एक्टिव फॉर्म में करते हैं या फिर उनको इनएक्टिव करते हैं. और जो फॉस्फोराइलेशन है इट इज द रिवर्सिबल प्रोसेस. मींस जो फॉस्फेटेज एंजाइम है ये फॉस्फोराइलेशन को रिमूव करते हैं प्रोटीन से. सो ड्यूरिंग द फॉस्फोराइलेशन एंड डीफॉस्फोराइलेशन एक्टिविटी दिस सीडीके इज गाइडेड बाय साइक्लिन्स. उसके बाद जो साइक्लिन्स हैं देयर इज नो चेंज इन एक्टिविटी ऑफ साइक्लिन्स. जो साइक्लिन्स हैं इनकी एक्टिविटी में कोई भी चेंज नहीं होता, इनके अमाउंट में चेंज होता है. तो जब इनका अमाउंट इंक्रीज या फिर डिक्रीज करता है ड्यूरिंग द डिफरेंट फेजेस ऑफ सेल साइकिल तो ये सीडीके को रेगुलेट करते हैं. तो इसलिए इनकी एक्टिविटी पे कोई असर नहीं पड़ता, इनका अमाउंट जो है ये इंक्रीज डिक्रीज होता है. लेकिन अगर हम यहाँ पे सीडीके के केस में देखें तो इनकी जो एक्टिविटी है ये चेंज होती रहती है. इनका जो अमाउंट है ये सेम रहता है, बिकॉज इनका अमाउंट चाहे सीडीके का जितना मर्जी हो, लेकिन जब तक यहाँ पे साइक्लिन प्रेजेंट नहीं है ये उतने देर तक कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे. सो दैट्स व्हाई इनका अमाउंट सेम रहता है ड्यूरिंग द ऑल फेजेस ऑफ सेल साइकिल, क्योंकि इनकी एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं साइक्लिन्स. लेकिन जो इनकी एक्टिविटी है ये चेंज होती रहती है. सो देयर एक्टिविटी इज चेंज ड्यू टू थ्री मेन रीजंस. First, their activity is controlled by the rise and fall in cyclin activity. Now, secondly, इसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं कुछ प्रोटीन्स जो कि फॉस्फोराइलेशन एंड डीफॉस्फोराइलेशन करते हैं सीडीके का. सो जब इसकी फॉस्फोराइलेशन और डीफॉस्फोराइलेशन होती है तो उससे भी जो इसकी एक्टिविटी है ये चेंज होती रहती है. थर्ड, इसकी जो एक्टिविटी है ये चेंज होती है ड्यू टू द बाइंडिंग ऑफ CKI. Now CKI are CDK inhibiting proteins. For example V1 protein. Now जो CDK inhibiting proteins हैं ये CDK को inhibit करते हैं by the phosphorylation of CDK. तो इसलिए जो CDK inhibiting proteins हैं ये भी CDK की एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं. उसके बाद जो साइक्लिन है इनका अमाउंट चेंज होता है ड्यू टू द टू रीजंस. First is change in rate of cyclin synthesis. Secondly, change in rate of cyclin degradation. नाउ जो साइक्लिन की डिग्रेडेशन है ये होती है विद द हेल्प ऑफ यूबिक्यूटिन और मेनली द E3 यूबिक्यूटिन लाइगेज. नाउ जो ये प्रोटीन है ये साइक्लिन को डिग्रेड करता है, इसलिए जो साइक्लिन का अमाउंट है ये सेल साइकिल के दौरान इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है, क्योंकि एक तो इसकी डिग्रेडेशन होती है और सेकेंडली कई बार इसकी सिंथेसिस ज्यादा होती है और कई बार इसकी सिंथेसिस कम होती है. नाउ अब हम डिस्कस करेंगे कि जो सीडीके हैं विच आर कॉल्ड द साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, इनकी एक्टिविटी को कौन से प्रोटीन्स रेगुलेट करते हैं. मींस कौन से प्रोटीन्स इसको एक्टिवेट करते हैं और कौन से प्रोटीन्स इसको इनएक्टिवेट करते हैं. नाउ दिस इज द MCDK कॉम्प्लेक्स.
दीज आर कॉल्ड द माइटोटिक साइक्लिन्स, और ये सीडीके हैं, सीडीके साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, और ये दोनों एक साथ बाइंड करते हैं, मींस ये कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में है, और इस कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं एमसीडीके कॉम्प्लेक्स। अभी ये इनएक्टिव फॉर्म में है। नाउ सबसे पहले जो V1 है विच इज द इनहिबिटरी प्रोटीन, ये फॉस्फोराइलेशन करता है सीडीके के 15th पोजीशन पे, और जब यहाँ पे 15th पोजीशन के पे फॉस्फोराइलेशन होती है तो जो एमसीडीके कॉम्प्लेक्स है ये इनएक्टिव फॉर्म में ही रहता है। सो जो V1 प्रोटीन है इट इज अ CIK, CIK इज CDK इनहिबिटरी काइनेज। नाउ जो एमसीडीके कॉम्प्लेक्स है ये अभी इनएक्टिव फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ पे जो 15th पोजीशन है इसमें फॉस्फोराइलेशन है, और जब 15th पोजीशन पे फॉस्फोराइलेशन होती है तो ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। सेकेंडली जो CIK प्रोटीन है विच इज कॉल्ड द CDK एक्टिवेटिंग काइनेज, ये एमसीडीके कॉम्प्लेक्स को एक्टिवेट करता है, क्योंकि जो CAK है ये फॉस्फोराइलेशन करता है एट द 161 पोजीशन, और जब CDK की 161 पोजीशन पे फॉस्फोराइलेशन होती है तो जो MCDK कॉम्प्लेक्स है ये एक्टिवेट फॉर्म में चला जाता है। लेकिन यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स है ये अभी इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो 15th पोजीशन है इस पे अभी फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। तो यहाँ पे एक और प्रोटीन यूज होता है जो कि यहाँ से 15th पोजीशन से फॉस्फेट को रिमूव करता है, तो इसे हम बोलते हैं CDC25। इट इज कॉल्ड द सेल डिवीजन साइकिल प्रोटीन 25। नाउ जो CDC25 है ये 15th पोजीशन से फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करता है, क्योंकि CDC25 इज अ फॉस्फेटेज प्रोटीन। तो जो फॉस्फेटेज है जब यहाँ से फॉस्फेट को रिमूव करता है तो जो MCDK कॉम्प्लेक्स है अब इसके 161 पोजीशन पे फॉस्फेट प्रेजेंट है, तो ये एक्टिव फॉर्म में चला जाएगा। जो एम साइक्लिन एंड CDK कॉम्प्लेक्स है इसको एक्टिवेट और इनएक्टिवेट फॉर्म में लेके जाते हैं डिफरेंट प्रोटीन्स। अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज द V1 प्रोटीन। जो V1 प्रोटीन है इट इज द प्रोटीन काइनेज। जो V1 है ये ड्यूल काइनेज एक्टिविटी शो करता है। इट शो द सीरिन थ्रियोनिन काइनेज एक्टिविटी एंड टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी। और ये एक काइनेज है लेकिन ये MCDK कॉम्प्लेक्स को इनहिबिट करता है, सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द इनहिबिटरी काइनेज। सेकंड इज द CDC25 जो यहाँ पे काम कर रहा था। इट इज बेसिकली द फॉस्फेटेज, क्योंकि ये यहाँ से फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करता है, तो ये एक फॉस्फेटेज है, लेकिन जब ये MCDK कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड करता है तो ये इसको एक्टिवेट फॉर्म में लेके जाता है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द एक्टिवेटिंग फॉस्फेटेज। लास्ट इज CAK। CAK इज CDK एक्टिवेटिंग काइनेज। अब ये भी एक काइनेज है और ये एक्टिवेटिंग काइनेज है, क्योंकि ये यहाँ पे 161 पोजीशन पे फॉस्फोराइलेशन करता है, और जब इस पोजीशन पे फॉस्फोराइलेशन होती है CDK की तो ये जो कॉम्प्लेक्स है ये एक्टिवेट फॉर्म में चला जाता है। तो यहाँ पे जो V1 प्रोटीन है ये इनहिबिटरी प्रोटीन है, और जो CDC25 और CAK हैं ये दोनों एक्टिवेटिंग प्रोटीन्स हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द इनहिबिटरी एंड एक्टिवेटिंग प्रोटीन्स ऑफ MCDK कॉम्प्लेक्स। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो ये वाले प्रोटीन्स हैं जब इनमें म्यूटेशंस होती है तो जो सेल साइकिल है इस पे क्या इफेक्ट होता है। नाउ इफ देयर इज म्यूटेशन इन V1 प्रोटीन तो जो G2 फेज है ये डिक्रीज हो जाएगा इसका साइज, और जो G2 फेज है इसमें सेल की ग्रोथ होती है। तो जब G2 फेज डिक्रीज हो जाता है तो जो सेल है इसमें कंप्लीट ग्रोथ नहीं हो पाती, सो दैट्स व्हाई सेल ग्रोथ इट रिमेन इनकम्प्लीट, और जो सेल है ये इनकम्प्लीट ग्रोथ से ही M फेज में एंटर कर जाता है, और M फेज के बाद जो डॉटर सेल्स बनते हैं दे आर कंपैरेटिवली वेरी स्मॉल देन नॉर्मल डॉटर सेल्स। म्यूटेशन इन CDC25, जो CDC25 है इट इज बेसिकली द फॉस्फेटेज, ये फॉस्फेट को रिमूव करता है CDK से। नाउ जब यहाँ पे CDC25 में म्यूटेशन होती है और जो V1 प्रोटीन है ये वाइल्ड टाइप का होता है, तो जो G2 फेज है ये बहुत लार्ज होगा और जो सेल की ग्रोथ है ये ज्यादा होगी G2 फेज में, लेकिन जो सेल है ये आगे M फेज में एंटर नहीं कर पाएगा। नाउ अब हम इसको देखेंगे। दिस इज द नॉर्मल सेल, और जब ये G2 फेज में एंटर करता है तो ये इसकी ग्रोथ होती है, और जब यहाँ पे G2 फेज कंप्लीट हो जाता है तो जो सेल है ये M फेज में एंटर करता है, और आफ्टर डिवीजन दीज आर द नॉर्मल सेल्स। सो दिस इज द नॉर्मल कंडीशन जब सेल साइकिल नॉर्मल होता है और सेल्स जो डॉटर सेल्स बनते हैं ये नॉर्मल साइज के बनते हैं। उसके बाद जब V1 प्रोटीन जो है इसमें म्यूटेशन हो
और जो CDC25 है ये प्रोटीन नॉर्मल हो। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि दिस इज अ सेल, और ये जब G2 फेज में एंटर करेगा तो क्योंकि यहाँ पे V1 प्रोटीन जो है ये म्यूटेंट है, तो जो G2 फेज है इसमें इसकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाएगी, तो यहाँ पे इम्प्रॉपर ग्रोथ है सेल में। और जो G2 फेज है ये कंपैरेटिवली स्मॉल होता है, क्योंकि जो V1 प्रोटीन है ये G2 फेज में सेल को अरेस्ट करके रखता है, जिसकी वजह से कि जो सेल है इसकी ग्रोथ होती है G2 फेज में। अब यहाँ पे जो V1 है ये म्यूटेंट है, तो जो G2 फेज है ये कंपैरेटिवली स्मॉल होता है, सो दैट्स वाई जो सेल ग्रोथ है ये भी इनकम्प्लीट रहती है। और जब ये G2 फेज से M फेज में एंटर करता है तो जो डॉटर सेल्स बनते हैं दे आर कंपैरेटिवली वेरी स्मॉल इन साइज, क्योंकि यहाँ पे G2 फेज जो था वो इनकम्प्लीट था और शॉर्ट था कंपैरेटिवली द नॉर्मल साइकिल। उसके बाद सेकेंडली अब हम देखेंगे म्यूटेशन इन CDC25 प्रोटीन। तो जब CDC25 जो है ये म्यूटेंट होता है और जो V1 प्रोटीन है ये नॉर्मल फॉर्म में होता है, तो जब सेल G2 में एंटर करता है तो यहाँ पे जो सेल ग्रोथ है G2 फेज में ये ज्यादा अमाउंट में होगी, लेकिन जो सेल है ये आगे M फेज में एंटर नहीं करेगा, मींस ये यहीं पे अरेस्ट हो जाएगा G2 फेज में ही, और ये आगे जो है इसकी डिवीजन नहीं होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेल साइकिल, इट्स रेगुलेशन बाय CDK एंड साइक्लिन कॉम्प्लेक्सेस एंड डिफरेंट प्रोटीन्स लाइक V1 and CDC25 and CDK activating proteins. If you have any type of query regarding this topic, please ask me in comment section, and if you find the content useful, please like and share the video and subscribe my channel Biology on Earth.